हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम होगा जो बोर्ड का, उसमें बन सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर रसायन विज्ञान। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता या चालकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, जैसे शून्य कोटि होती है उसमें जब वेग और समय के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सरल रेखा आता है, लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें ये वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यानी कि अगर निर्भर नहीं कर रहा है तो जैसे कि जो अभिक्रिया का वेग है और जो समय है उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं जब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो एक ऐसे सरल रेखा या बोलते हैं कि समांतर रेखा प्राप्त होती है। तो इसमें जो अभिकारकों की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर नहीं करता। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम है। तो देखिए, ये है फेन पल्वन या झाग पल्वन विधि। और ये फेन पल्वन या झाग पल्वन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है क्योंकि इससे रिलेटेड जो बड़ा क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसमें भी अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। या तो फेन पल्वन का जैसे डायग्राम पूछ लेगा कि नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इस विधि को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है इसका। नेक्स्ट देखिए, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है हमारा वो क्या होता है? H3PO4 होता है। तो इसमें जो इसकी क्षारकता कितनी होती है? +3 होती है। नेक्स्ट देखिए, द्विदंतुर लिंगेड है। तो देखिए, ऑक्सलेट है C2O4 -2, जो ऑक्सलेट है वो क्या है? हमारा द्विदंतुर लिंगेड है। नेक्स्ट देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि जिसमें एक OH समूह हमारा जुड़ा हुआ हो। तो ये क्या है? जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इसमें सर्वाधिक अम्लीय क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो देखिए, जैसे कि करीबन 9 एमिनो अम्ल है, जैसे हिस्टीडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथायोनिन है, वेलिन है, थ्रोयोनिन है। तो इसमें जो आवश्यक एमिनो अम्ल होगा वो होगा वेलिन। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 4 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के हैं। तो स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन किस कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेलिन। नेक्स्ट है कि गाटरमान अभिक्रिया, जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है, तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में यानी कि कैटलिस्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो एनहाइड्रोस या एनहाइड्रेज, जो भी सया बोलता है या एस बोलता है, जो भी आप, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, ये हम उत्प्रेरक के रूप में इसमें यूज लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो कोलाइड वाला नहीं, जो अयस्कों के सांद्रण वाला जो चैप्टर है हमारा, तो उसमें से एक क्वेश्चन बनता है।
तो ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है झाग पल्लवन विधि, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हेबर प्रक्रम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हेबर प्रक्रम का प्रवाह चित्र बनाइए। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO, और इसकी जब O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो लिख सकते हैं। जैसे ओलियम का रासायनिक सूत्र, तो ये ओलियम का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कितना होता है ओलियम का रासायनिक सूत्र? ये होता है H2SO4.SO3। जैसे एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है। ये भी कर सकते हैं आप, इसमें एथीन बनता है। और अगर जैसे रिएक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई CH3 है, CH2OH है, और ये आप यहाँ लिख देंगे H2SO4 है और 443 केल्विन टेम्परेचर है। तो हमारे पास एथीन और जो हमारा एक और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा? H2O। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो ये आपको लर्न करना होगा। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र ये कितना होता है? C6H3N3O7 होता है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अम्लता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हमारे पास है 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल है, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल है और 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल है। तो इस तरह के होते हैं, तो हम इस तरह से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री, ये घटते हुए क्रम में हो गए। और अगर जैसे बढ़ते हुए क्रम में, तो इधर से हम लिख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CH3OH यानी कि मेथेनॉल। देखिए सेक्शन बी में 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता व्युत्पन्न परिकलित करनी है, तो ये कर सकते हैं आप। सरल घनीय जालक के लिए कितनी आती है? 52.4% आती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर FCC जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन के से पता चलता है कि एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 359.6 पिकोमीटर है। कॉपर के घनत्व की गणना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछे, एक्स किरण विवर्तन किया है, कुछ भी किया है, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए? कॉपर का घनत्व निकालने के लिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ये कि D इक्वल टू क्या होता है? NM अपन में Na और A क्यूब। देखिए Na अवोगाद्रो नंबर है, A जो किनारे की जो लंबाई है, जैसे ये A हो गया हमारा, और N है। तो देखिए FCC जालक के लिए N का मान होता है, यानी कि एक कोशिका कितनी होती है? 4। और M हमें क्वेश्चन में देगा, दे रखा है देखो, तो ये बस हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब नेक्स्ट देखिए कि एथेनॉल के 500 ग्राम जल में विलयन में मोललता ज्ञात करनी है। अब मोललता में विलेय तो क्या है? देखो विलेय है मेथेनॉल, और विलायक क्या है? ये है। तो जैसे मोललता के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? विलेयता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें WA/MA इंटू 1000 अपन में, और ये WB। इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आसानी से जो बुक में एग्जाम्पल वगैरह है उसमें मिल जाएगा। ये हिमांक अवनमन से रिलेटेड है। Mn+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण परिकलित कीजिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए Mn+2 का कितना होता है। फिर उसके बाद आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या होता है कि म्यू इक्वल टू होता है √N+2। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे, उसमें फिर जो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं वो N का मान होगा, तो N का मान पुट कर देंगे तो इसमें हम चुंबकीय आघूर्ण आसानी से निकाल पाएंगे। अब जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d5 होता है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। अंतराकाशीय यौगिकों के 3 भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 है जो इटार्ड रिएक्शन है, उस पर टिप्पणी करनी है।
तो इटाइड रिएक्शंस क्या करती है कि जो एरोमेटिक या जो हेट्रोसाइकिल जो यौगिक होते हैं उनको डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की इसकी बात करूं कि इटाइड रिएक्शन, तो टोलुइन है। अब जैसे टोलुइन है उसको ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। हेल्फोर्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, देखिए कुछ रिएक्शन है कि जो फिक्स है कि 1-2 साल में रिपीट होती है, जैसे हेल्फोर्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, कैनिजारो है, एडोल संगनन है, गाटरमान अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग है। तो ये जो कुछ है कि ये अक्सर रिपीट होती रहती है। देखिए क्वेश्चन 12 है, स्त्रोत्रों के आधार पर 3 प्रकार के बहुलकों के नाम और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो स्त्रोत के आधार पर ये आसान क्वेश्चन है, बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा कि 3 प्रकार के जो हमारे पास बहुलक होते हैं, प्राकृतिक है, संश्लेषित बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है। जैसे प्राकृतिक बहुलक में हमारे एग्जाम्पल आते हैं प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, और जो प्राकृतिक रबड़ है तो वो आ जाते हैं। संश्लेषित बहुलक में जितने भी अपने पॉलीथीन है, पोलिनीन है, टेफ्लॉन है, ऑलोन है, पीवीसी है, पीएसबीवी, जितने भी एग्जाम्पल हैं तो बता सकते हैं आप। अर्ध संश्लेषित बहुलक में जैसे वल्कनीकृत रबड़ है, सेलुलोज डाई एसीटेट है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाता है। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक है तो इनके नाम याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी ये तो इजी पढ़ते हैं। सेलुलोज डाई एसीटेट और जैसे वल्कनीकृत रबड़, ये है अर्ध संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, या तो पूछेगा नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6 या फिर टेफ्लॉन या फिर डेक्रोन, यहाँ फिर जैसे थर्ड इसने दे दिया नियोप्रीन, इनके 1 लक इकाई क्या होगी। तो देखिए नायलॉन जो हमारा 6 है, तो नायलॉन 6 की 1 लक इकाई क्या होती है। अब एग्जाम में कई बार ये कंफ्यूजन रह जाता है कि नायलॉन 6 है या नायलॉन 6 है। तो सबसे पहले तो नायलॉन 6 के लिए तो होती है हमारी कैप्रोइल अम्ल, और जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन जिसके नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं, तो इसकी बहुलक इकाई क्या होती है, टेट्राफ्लोरोएथीन होती है, टेट्राफ्लोरोएथीन। और ये नियोप्रीन है, नियोप्रीन की 1 लक इकाई क्या होती है, क्लोरोपीन। अब एग्जाम में या तो इनका 1 लक, वैसे स्ट्रक्चर तो बहुत कम पूछता है, मोस्टली इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये 1 लक इकाई पूछ लेता है, या फिर योगात्मक या संगणन जो बहुलीकरण है उनसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संश्लेषित अपमार्जक के 3 वर्गों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए संश्लेषित अपमार्जक के तीनों टाइप ये बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे कि कैटायनिक है, सेकंड है एनायनिक, और तीसरा होता है नॉन आयनिक, यानी कि धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक और एक उदासीन। तो देखिए इसमें तो होता है एन हेक्सा मैथिल ट्राइमेथिल, अमोनियम क्लोराइड। एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा इनका। एनायनिक है, ऋणायनिक जो अपमार्जक है उसमें सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, सोडियम लोरेल सल्फेट। और नॉन आयनिक है, इसका होता है पेंटा इरिथ्रिल मोनोस्टीरेट। नेक्स्ट देखिए 15 है डेटोल के 2 अवयवों के नाम बताइए। तो देखिए डेटोल में
दो अवयव होते हैं, एक तो होता है क्लोरोजाइनिलोन और एक होता है अल्फा टर्पियोनोल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक तो होता है क्लोरोसाइनिनोल और एक होता है अल्फा टर्मिनोल। नेक्स्ट देखिए कि सैकरीन का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फोबेंजोइक अम्ल। सल्फोबेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट देखिए जो सेक्शन सी है उसमें हमारा जो इक्वेशन है 3 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना रखे हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैल्वेनिक सेल की आप डेफिनेशन दे देंगे। और जैसे ये है कि इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई एक जो सिरा है उस पर ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पे अपचयन होगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, ये जो कुछ संकुलों के IUPAC नाम है, तो ये देखिए जैसे ये हमारा संकुल है, क्रोमियम का है ये। तो इसमें क्या होगा, जैसे ट्राई एमीन, देखिए कैसे नाम लिखना है, ट्राई एमीन, हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे कोई दिक्कत नहीं, ट्राई एमीन, क्योंकि 3 एमीन समूह। इसके बाद हमारे क्या है, ट्राई एक्वा, जल को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो ट्राई एक्वा और क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, संयोजकता है, वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कितने में है, +3 में। और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये जो बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है तो उसको केवल ऐसे कैसे क्लोराइड, ये नहीं बताना है कि ये ट्वाइस है, थ्राइस है। देखिए नेक्स्ट है CONH2 CH2 CH2 NH2। तो देखिए क्या है, ट्राइस एथिलीन, डाइएमीन, क्योंकि एक एरा डाइएमीन। और ये कौन सा समूह है, CO है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ की किस फॉर्म में, यानी संयोजकता कितनी है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। इसके बाद बाहर कौन सा समूह है, सल्फेट समूह है, तो केवल हम लिख देंगे यहाँ सल्फेट। अब देखिए थर्ड कौन सा है, ये Cl है, तो इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरो। और ये PPS3 है जो फेनिल समूह है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो डाइक्लोरो बिस। और सॉरी ट्राइफेनिल, क्योंकि ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, कितने हैं, 3 हैं, ट्राइफेनिल। और ये क्या है, निकल। और इसके जो संयोजकता कितनी है, सेकंड, तो ये सेकंड लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये लिख सकते हैं इसकी। जैसे कि ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, अब ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं SN, ये HCl इसकी प्रेजेंस में, और ये जो हमारा HCl है कंसंट्रेट होगा, यानी कि सांद्र HCl होगा, तो हमारा एनिलीन प्राप्त होता है। देखिए सेकंड है कि कारण दीजिए कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है। तो देखिए जो एनिलीन होता है, एनिलीन में क्या होता है, अनुनाद के कारण जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर होते हैं वो कम उपलब्ध होते हैं। अब जो लोन पेयर यदि कम उपलब्ध होंगे
तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन को संचरित कर देगा, यानी बेंजीन को दे देगा। अब बेंजीन को दे देगा तो जो एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उस पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाता है। अब धनावेश के कारण ये क्या करता है कि प्रोटॉन से प्रतिकर्षण करता है, जिससे इसकी क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण। इजी वे में आपको जो कोलाइड वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएंगे। अधिशोषण के 4 अनुप्रयोग ये भी आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे द्रव विरोधी सोल और द्रव स्नेही सोल, या फिर इमल्सन। देखो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इमल्सन, ये जैसे छोटा क्वेश्चन भी बनता है 1 नंबर में भी इसका। द्रव विरोधी सोल, ये द्रव स्नेही सोल, इनमें अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। या फिर ये ऐसे पूछता है जैसे कि द्रव द्रव जो कोलाइड है उसके एग्जाम्पल, द्रव ठोस के ठोस, द्रव के ठोस ठोस के, ऐसे पूछता है यहाँ से। और देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर, या तो इनमें जैसे अंतर पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, या फिर पूछ लेगा कि जैसे SN1 अभिक्रिया की मैकेनिज्म को समझाइए, या फिर कोई अभिक्रिया देगा और उसकी ये कौन सी मैकेनिज्म से संपन्न हो रही है, SN1 से हो रही है, SN2 से हो रही है, तो आप ये बता सकते हैं। ये हेलो एल्केनो वाला जो केमिस्ट्री की सेकंड बुक होती है वहाँ से है, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बुक से क्वेश्चन है सीधा सीधा। क्लोरोबेंजीन के हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। डीडीटी का सूत्र और IUPAC नाम, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।